चलो पिछले क्लास में बता दिए थे, है ना। पिछले क्लास में क्या बता दिए थे, रासायनिक अभिक्रिया के हम प्रकार बता दिए थे, ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ये सब तो हम बता ही दिए, ठीक है। इसमें हम बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है, ठीक है। आज इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहने का अर्थ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया, तो रासायनिक अभिक्रिया को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखो, नंबर 1 संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 क्या है, तो नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। यानी पहला अभिक्रिया क्या है, तो संयोजन और संश्लेषण अभिक्रिया। जैसे हम कह सकते हैं इसको संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं या संश्लेषण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, यानी इसको और क्या कह सकते हैं, अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है वैद्युत अपघटन। चौथा क्या है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें हम बताए थे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन। अब विस्थापन को 2 पार्ट में हम बांटते हैं, विस्थापन अभिक्रिया को 2 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। एक होता है एकल यानी एकल विस्थापन, और एक होता है द्विविस्थापन। और द्विविस्थापन को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो द्विविस्थापन को ही कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तीसरा है अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी अगला क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। उस 7वां नंबर क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। 8वां क्या है, तो 8वां है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और 9वां है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को और क्या कहते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके बारे में अब हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, हमारा छोटा सा विस्थापन, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम डिटेल से देखते हैं। तो डिटेल से देखते हैं तो कहने का मतलब क्या है कि अगला क्या था, पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो देखो संयोजन अभिक्रिया समझने का सबसे आसान तरीका है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है। यानी जैसे अगर मान लो कि कोई भी 2 अभिक्रिया है, 2 पदार्थ है, मान लो कि x और y मिल के क्या कर रहा है, y निर्माण किया क्या, z। यानी 2 पदार्थ मिला तो एक ही चीज का निर्माण किया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन अगर मिल गया तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह हाइड्रोजन, है ना, और ऑक्सीजन मिलने के बाद, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या बनता है, तो 2H2O, यानी क्या बन गया, जल बन गया। यानी कहने का मतलब सिंपल सा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलने के बाद सिंगल बनाए, यानी एकल पदार्थ का निर्माण करे, एकल उत्पाद का निर्माण करे, है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये तो हो गया। जैसे एग्जांपल में कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो क्या चीज बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। उसी तरह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला तो क्या चीज बनाया, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनाया। तो इसमें ध्यान देना है, सिंपल सा संयोजन अभिक्रिया क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, है ना, एक ही पदार्थ का निर्माण करता है। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, एकल उत्पाद बोलो या एकल प्रतिफल का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ गया। या तो हम कह सकते हैं कि एक पदार्थ ए और एक पदार्थ बी और नया पदार्थ क्या बनाया, सी बनाया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करते हैं, ये तो हो गया संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया में कोई डाउट है ना, कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। तो कोई डाउट, अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। बाकी सबके कमेंट का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हो गया। अगला अगर हम बात करें तो अगला वियोजन अभिक्रिया। तो देखो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, और यहाँ एक पॉइंट और ध्यान रखना, संयोजन अभिक्रिया को और हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ हम एक पॉइंट आगे लिख सकते हैं क्या, कि संयोजन अभिक्रिया को इसको यही लिख देते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर दो।
लिख दो, यहीं पर लिखते हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं। देखो होता है संयोजन को क्या कहते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे क्या है कि देखो अब यहाँ पर देखो कि वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या है, जिस अभिक्रिया में एकल पदार्थ का विभाजन हो और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। यानी कहने का अर्थ है इसमें देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या था, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण किया। ये नहीं था कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या किया, एक नया पदार्थ का निर्माण किया। जबकि वियोजन में क्या, जस्ट उसका अपोजिट, यानी एक पदार्थ जो है अगर विभाजन करता है, एक पदार्थ का विभाजन करके दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, तो उसी को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कर, ऐसे देखो संयोजन मतलब क्या होता है, जोड़ना। संयोजन क्या, दो या दो से अधिक को क्या जोड़ के एक चीज बना दिया। जबकि अगर वियोजन की बात करते हैं, एक है और उसको तोड़ के बहुत सारा में विभाजित कर दिया। वियोजन मतलब अलग अलग करना। तो कहने का अर्थ वियोजन क्या है, जिस अभिक्रिया में एकल पदार्थ का विभाजन हो, है ना, और विभाजन होकर है ना, विभाजन होकर, यहाँ लिखा गया होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, तो क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट जब विभाजित हुआ तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण किया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, बाहर निकल गया, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया, यानी कैल्शियम, देखो कैल्शियम कार्बोनेट जब विभाजित हुआ तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण किया और CO2 बाहर निकल गया। अब देखो कैल्शियम, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, कि कैल्शियम ऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है, तो कली चूना के नाम से जाना जाता है। ये भी बात ध्यान में रखना। तो देखो यहाँ पर क्या, हम पहले समझते वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो यहाँ देखो कैल्शियम, अब अगर हम इसको साइड में लिखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना, ये वियोजित होके क्या चीज बनाया, CaO, अब प्लस क्या बनाया, CO2, आई क्या बाहर निकल रहा। तो कहने का मतलब सिंपल सा, एक पदार्थ है, अब एक पदार्थ से कितना निर्माण किया, तो पहला और क्या दूसरा, यानी दो पदार्थ का निर्माण किया। तो अब बताओ दो पदार्थ का निर्माण क्या, सिंगल, यानी सिंगल पदार्थ जो है टूट के क्या चीज, दो पदार्थों में विभाजित हुआ, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, यानी कहने का अर्थ जिस अभिक्रिया में एकल पदार्थ का विभाजन होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अगर टूटता है तो क्या चीज का निर्माण करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह जो है KClO3 जब विभाजित हुआ तो क्या चीज बनाया, पोटेशियम है ना, पोटेशियम क्लोराइड, और क्या चीज का निर्माण किया, ऑक्सीजन का निर्माण किया, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गया। यानी संयोजन में देखो सिंपल से याद करने का क्या तरीका है, संयोजन क्या हो रहा है, जुट रहा, दो या दो से अधिक पदार्थ क्या एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। जबकि वियोजन में क्या है, एक पदार्थ जो टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, वही क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये तो हो गया संयोजन और वियोजन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला पॉइंट की बात करते हैं तो देखो अगला पॉइंट क्या है कि कुछ धातु, विद्युत अपघटन, क्या है, विद्युत अपघटन। अब देखो विद्युत अपघटन क्या है, तो अब विद्युत अपघटन की अगर हम बात करते हैं तो कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर, यानी कुछ धातु, देखो धातु अब अगर बात करें तो धातु क्या हो गया, है ना, धातु सोना चांदी प्लेटिनम ये सब क्या है, धातु है। तो कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जब उसका द्रवित ऑक्साइड और कोई भी धातु है तो कुछ धातु, सभी धातु का बात नहीं कर रहा, यानी कुछ धातु के
द्रवित ऑक्साइड, उसका जो द्रव अवस्था में जो ऑक्साइड है और जो क्लोराइड है उससे होकर अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो अपघटित हो जाता है। जब उसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, अपघटित हो जाता है। और इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। ठीक है, तो यानी कहने का अर्थ कोई भी, यानी कुछ धातु ऐसे होते हैं, देखो सब धातु तो एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ धातु उसमें से, जैसे देखो अगर हम बात करें धातु की संख्या, तो धातु कितना है, 91 है ना, है ना, 91 है। तो धातु, कुछ धातु उसमें से 91 में से कुछ धातु जो है क्या, उसका जो द्रवित ऑक्साइड है और क्लोराइड है, द्रवित ऑक्साइड और क्लोराइड जो है उससे होकर अगर विद्युत धारा को प्रवाहित, यानी उससे विद्युत धारा को गुजारा जाता है तो क्या होता है, अपघटित हो जाता है। यानी क्या होता है, अपघटित हो जाता है। और क्या होता है, अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, धातु जो कहां पर जाके मुक्त होता है, तो कैथोड पर होता है, जबकि ऑक्सीजन या क्लोरीन जो है मुक्त होकर कहां जाता है, तो एनोड पर जाता है। जैसे देखो यहाँ सोडियम क्लोराइड है, क्या, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड से विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो देखो क्या चीज बना, सोडियम कहां जाके मिला, कैथोड पर, और जबकि क्लोरीन कहां जाके मिला, तो एनोड पर जाके मिला। उसी तरह जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड से जब विद्युत धारा प्रवाहित किया तो एल्युमिनियम कैथोड पर प्राप्त हुआ और ऑक्सीजन कहां प्राप्त हुआ, एनोड पर प्राप्त हुआ। उसी तरह जल, जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया तो हाइड्रोजन कहां प्राप्त हुआ, कैथोड पर, और ऑक्सीजन कहां प्राप्त हुआ, एनोड पर प्राप्त हुआ। तो ये प्रक्रिया किसके अंतर्गत आता है, तो विद्युत अपघटन के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अगर इसमें अगर फिर से अगर थोड़ा सा देखो फिर से समझते हैं कि कुछ धातु, जैसे देखो कुछ धातु है तो कुछ धातु है तो कुछ धातु का जो द्रवित ऑक्साइड होगा या क्लोराइड होगा उससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपघटित हो जाता है। देखो कोई भी कुछ धातु ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, अब प्रवाहित होने पर वो क्या होता है, अपघटित हो जाता है। और अपघटित होने के बाद इस अभिक्रिया में धातु क्या होता है, कैथोड पर, यानी धातु कहाँ प्राप्त होता है, कैथोड पर, और ऑक्सीजन या क्लोरीन कहाँ प्राप्त होता है, तो गैस, ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस या कोई भी ऑक्सीजन हो क्लोरीन हो, ये जो गैस कहाँ प्राप्त होगा, तो एनोड पर प्राप्त होगा। जैसे यहाँ अभी बता ही दिए कि NaCl में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कहाँ मिलता है, कैथोड पर। सोडियम क्या है, धातु है, सोडियम क्या है, धातु है। ये क्या है, तो क्लोरीन क्या है, अधातु है ना, ये क्या है, अधातु है। तो कहने का अर्थ क्लोरीन कहाँ मिल रहा है, एनोड पर। उसी तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड से विद्युत धारा प्रवाहित किए तो एल्युमिनियम क्या है, धातु है। अब इसमें धातु है, ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। तो कहने का अर्थ सिंपल सा है कि ये बात है कि धातु कहाँ से मिलेगा, कैथोड पर, और ऑक्सीजन और क्लोरीन गैस कहाँ मिलेगा, तो एनोड पर मिलेगा। उसी तरह अगर हम बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन यानी जल में विद्युत धारा प्रवाहित किए तो ये जो हाइड्रोजन मिला था, हाइड्रोजन कहाँ मिला, कैथोड पर। अब एनोड पर क्या मिला, तो अधातु मिला। ठीक है, ये बात हो गया। इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, धातु है क्या अधातु है, बता सकता है। तो देखो हाइड्रोजन अगर बात करें तो हाइड्रोजन भी क्या है, अधातु ही है। ठीक है, यानी इसका अभी डिफाइन पूरी तरह, यानी ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है। गैस जितना भी होता है क्या होता है, अधातु ही होता है। तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात हो गया। ठीक है, अब अगर हम अगला बात करते हैं, अगला कितना नंबर होगा, 4 नंबर। नंबर नहीं लिखा यार, चलो इसको नंबर बैठाते हैं पहले। अरे यार, ये कितना नंबर है, 4 नंबर। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कहने का अर्थ इसमें सिंपल सा ध्यान रखना है कि अगर कोई भी अभिक्रिया जो अभिकारक होता है ना, अभिकारक में से एक
एक ही क्या होता है विस्थापन होता है, एक ही का क्या होता है एक। जैसे यहाँ देखो फेरस है, तो फेरस है, यहाँ कॉपर है, तो फेरस है कॉपर है। देखो फेरस जो है कॉपर से, यानी यहाँ देखो कॉपर के साथ क्या है सल्फेट है, तो कॉपर के साथ सल्फेट है। अब देखो यहाँ क्या है कॉपर सल्फेट है, ठीक है, लेकिन क्या है कॉपर से ज्यादा रिएक्टेंट है कौन, फेरस। यानी कॉपर से ज्यादा जो है प्रतिक्रिया जो है सल्फेट के साथ कौन करता है, फेरस करता है। इसलिए जब अभिक्रिया करता है तो क्या हो गया, फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। तो कहने का अर्थ यहाँ क्या है, सिंगल का प्रतिस्थापन हो रहा है, यानी फेरस के साथ सल्फेट चल गया और कॉपर कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह के किसी दूसरे परमाणु, देखो अब ये परमाणु में फेरस है, तो कहने का अर्थ दूसरा क्या परमाणु का समूह है, तो कहने का अर्थ फेरस के एक परमाणु जो है दूसरे फेरस के परमाणु से क्या हो गया, सम्मिलित हो गया और तीसरा को क्या किया, विस्थापित कर दिया। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाया, एकल विस्थापन। यानी इसमें क्या हो रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है सिंगल, यानी एक ही का विस्थापन हो रहा है, ठीक है। कितने का विस्थापन हो रहा है, एक का विस्थापन हो रहा है। देखो अब यहाँ पर देखते हैं एक का विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या कि फेरस है, यहाँ फेरस है, यहाँ कॉपर सल्फेट है। अब फेरस कॉपर से ज्यादा रिएक्टेंट है, जिसके कारण सल्फेट किसके साथ चला गया, फेरस के साथ चला गया और कॉपर क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो यही जो है जब लोहा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो क्या चीज बना देता है, फेरस सल्फेट, और कॉपर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। उसी प्रक्रिया में कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है, तो कॉपर नाइट्रेट है ना, और एल्युमिनियम क्या होता है, बाहर, यानी सिल्वर क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होता है। तो इसमें भी देखो कॉपर है, AgNO3 है, ठीक है। तो यहां से देखो कॉपर एल्युमिनियम यानी सिल्वर से ज्यादा रिएक्टेंट कौन होता है, कॉपर होता है। इसलिए जो है नाइट्रेट जो है किसके साथ चला गया, कॉपर के साथ चला गया, जबकि Ag अर्जेंटिनम जो सिल्वर जो है किसके साथ बाहर अकेले रह गया, ठीक है। उसी तरह जिंक जब जो है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो देखो जिंक जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, जिसके कारण सल्फेट जो है जिंक के साथ अभिक्रिया कर जाता है, जबकि कॉपर क्या होता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बात क्या कहलाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। यानी जिसमें यानी अभिक्रिया के दौरान, यानी कहने का अर्थ तो कोई भी अभिकारक है, अभिकारक से जो प्रतिफल बन रहा है, तो अभिकारक और प्रतिफल, यानी अभिकारक में जो है सिंगल परमाणु अगर रिप्लेसमेंट करके प्रतिफल का निर्माण करता है, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब देखो यहाँ पर अगला है ना, ये तो हो गया, ठीक है। अगला अब देखो कुछ नोट कहने का अर्थ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, तो ये बात ध्यान में रखना है कि लोहा जो है कॉपर से अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, जबकि सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील होता है। अब देखो लोहा और अगर कॉपर की अभिक्रियाशीलता की बात करते हैं, तो लोहा कॉपर से अधिक यानी कॉपर से ज्यादा ई रिएक्टेंट होता है, जबकि ई क्या होता है, कम होता है। उसी तरह अगर सिल्वर यानी Ag की बात करते हैं, तो Ag और कॉपर की बात करेंगे, तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टेंट कौन होगा, कॉपर होगा, जबकि Ag क्या होगा, कम होगा। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। Zn और कॉपर की अगर बात करेंगे, तो कॉपर क्या होगा, कम अभिक्रियाशील होगा, जबकि जिंक जो है ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। जैसे ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ब्रोमीन और आयोडीन की अगर बात करेंगे, तो ये क्लोरीन से अधिक क्रियाशील होगा, और क्लोरीन क्या होगा, कम होगा। यानी ब्रोमीन और आयोडीन क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा, और क्लोरीन क्या होगा, कम क्रियाशील होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। अब अगर हम बात करते हैं आगे, ठीक है, तो अगला अगर देखते हैं, है ना, अगला क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो उभय विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको एक और नाम से जानते हैं। तो इसको और किस नाम से जानते हैं, तो नीचे लिख देते हैं, है ना, इसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं,
ठीक है। देखो उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों अपने आयनों का विनिमय और आदान प्रदान करता है, या विनिमय करता है या आदान, विनिमय बोलो या आदान प्रदान एक ही होता है, ठीक है। दो नए यौगिक का निर्माण करता है, यानी आयन का अलग अलग। जैसे अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर जैसे XY है, ठीक है, अब प्लस AB है, ये क्या चीज बना रहा है, तो ये बना रहा है, देखो ये क्या बना रहा है, तो XB अब प्लस AY बना रहा है। अब यहां पर बात समझना, जैसे A क्या है, धनायन है, Y क्या है, ऋणायन है। A क्या है, धनायन है, Y क्या है, ऋणायन है। अब देखो अगर इसको मिलने के बाद, यानी देखो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर X क्या धनायन है और B क्या है, ऋणायन है ना। A क्या है, धनायन है, अब B क्या है, ऋणायन, Y क्या है, ऋणायन है। तो कहने का अर्थ सिंपल सा है कि इसमें क्या होता है ना कि उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों को आयनों का विनिमय या आदान प्रदान, विनिमय बोलो या आदान प्रदान, यानी आयनों का विनिमय होता है। यानी कहने का अर्थ X अगर Y के, X और Y अगर कोई पदार्थ है, ठीक है, और AB दो पदार्थ है, XY दो पदार्थ है, AB दो पदार्थ है, तो कहने का अर्थ जब दोनों अभिक्रिया करेगा ना तो X किसके साथ चला जाएगा, B के साथ, और Y किसके साथ चला जाएगा, A के साथ चला जाएगा। तो अब एक चीज बताओ, इसमें दोनों चीज का रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, दो, यानी दो, कहने का अर्थ दो चीजों का, यानी X किसके साथ चला जा रहा है, A के साथ या B के साथ जा रहा है, तो X किसके साथ जा रहा है, B के साथ जा रहा है। तो X अगर B के साथ जा रहा है और इसमें Y A के साथ जा रहा है, तो यानी दो पदार्थों का क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है। यानी X के साथ B जा रहा है, Y के साथ A जा रहा था। अभी पिछला में हम बताए थे ना क्या, कि इसमें एक ही पदार्थ का प्रतिस्थापन हो रहा था। जैसे फेरस कॉपर के साथ चला जा रहा, फेरस जो है सल्फेट के साथ चला जा रहा है, कॉपर क्या अलग हो जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, देखो दो पदार्थों का प्रतिस्थापन हो रहा है, ठीक है, इसमें दो पदार्थों का प्रतिस्थापन हो रहा है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, उभय विस्थापन प्रक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया उभय विस्थापन प्रक्रिया कहला रहा है, ठीक है। मिट गया, लिख देंगे बाद में, ठीक है। तो ये प्रक्रिया उभय विस्थापन प्रक्रिया कहलाता है, ठीक है। अब देखो इसमें X और A धनायन है और Y और B क्या है, ऋणायन है। ऐसी अभिक्रिया आयनिक यौगिकों के साथ होती है। ये जो अभिक्रिया में मेनली किसके साथ होता है, तो आयनिक यौगिकों के साथ होता है। अब उसको लिख देते हैं, ठीक है। यानी इस अभिक्रिया को है ना द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगले बात करते हैं, अगला क्या है, तो अगला अब देखो इसी का एग्जाम्पल अब समझते हैं। अभी तो उभय विस्थापन अभिक्रिया देखें, इसका अभी एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल देखो बुक से ही लिया गया है, ठीक है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डालने पर, जब सिल्वर नाइट्रेट है ना, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या हो गया, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट क्या हो गया, AgNO3। अब AgNO3 को सोडियम क्लोराइड क्या, NaCl, अगर इसके विलयन में डाला जाता है तो क्या चीज बनाता है, सिल्वर क्लोराइड और क्या, सोडियम नाइट्रेट बनाता है। सिल्वर क्लोराइड बना रहा है और क्या चीज बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट बना रहा है। अब देखो इसी को तोड़ के बनाया कैसे, कि सोडियम इसमें क्या है, प्लस धनायन है। क्योंकि देखो अगर हम बात करते हैं धनायन और ऋणायन, अगर हम बात करें, सोडियम क्या है, प्लस है, और क्लोरीन क्या है, माइनस है। उसी तरह यहाँ सिल्वर क्या है, प्लस है, नाइट्रेट क्या है, माइनस है। अब देखो प्लस Na किसके साथ चला गया, तो NaNO3 के साथ चला गया। यानी X किसके साथ, अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो अगर यहाँ पर वो पीछे वाला लिखते हैं कि ये X है, ये Y है और A है और B है, ठीक है। तो यहाँ क्या बना रहा था, तो X और B बना रहा था और A और Y, यानी कहने का अर्थ A और Y बना रहा था, या Y और A बना रहा था, ये बना रहा था। सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी, यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो ये इधर इधर हो सकता है, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। लिखते हैं फिर से, यानी ये क्या बना रहा है, तो ये देखो A और
Y बना रहा और ये क्या बना रहा, B और सॉरी X और B बना रहा है, X और B बना रहा। अब मिला लो पीछे से, है ना, देखो है एक्स बी और ए वाई, ठीक है, एक्स वाई और ए बी अभिक्रिया क्या था, एक्स बी बन गया और ए वाई बन गया। देखो यहाँ पर बन रहा है एक्स बी और ए वाई। तो अगर ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें, बात एक ही है, मैथ में तो पढ़ा ही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, क्रम विनिमय नियम से ये बराबर होता है, ठीक है। तो ये वाला अगर बात करते हैं तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है तो क्या चीज़ बनाता है, सिल्वर क्लोराइड और क्या, सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। और इसमें क्या होता है, सिल्वर जो क्लोराइड बनता है, सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये सफ़ेद अपक्षेप के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। उसी तरह अगर हम दूसरा नंबर बात करते हैं तो देखो दूसरा नंबर एग्जाम्पल, तो दूसरा नंबर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो दूसरा नंबर क्या है, जब फेरस सल्फाइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक, है ना, इसको मिटा के लिख देते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, थोड़ा समय लगेगा लेकिन साफ से रहेगा ना तो सही रहेगा। ये क्या है, सल्फ्यूरिक, लिखा कहीं नहीं रहा और कलर चेंज करना पड़ेगा ना, फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है और फेरस सल्फेट बनता है। तो देखो सिंपल सी बात, यहाँ देखें कि जब फेरस सल्फाइड को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवा रहा है तो यहाँ क्या बन रहा है, फेरस सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें फेरस सल्फाइड, यहाँ देखो अगर ई प्लस लेते हैं, ई माइनस लेते हैं, ई प्लस है, ई माइनस है, तो देखो एक्स किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा, एक्स किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा, तो एफ ही SO4 बन गया। उसी तरह एस किसके साथ जाएगा, तो ई यानी वाई किसके साथ जाएगा, तो वाई ए के साथ जाएगा, तो वाई ए के साथ बना दिया क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड बना दिया। तो ये प्रोसेस हो गया, यही प्रक्रिया क्या कहलाता, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर तीसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं तो तीसरा, और ये हो गया चौथा एग्जाम्पल, ठीक है। तीसरा देखो एग्जाम्पल से हम आसानी से समझ सकते हैं इसलिए एग्जाम्पल इसमें ज़्यादा दे रखे हैं, ठीक है। जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाती है तब कॉपर सल्फाइड का काला अपक्षेप बनता है। जब कॉपर सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करवाया जाता है तो कॉपर सल्फेट का नीला अपक्षेप प्राप्त होता है, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो कॉपर सल्फेट में अगर कॉपर को प्लस ले, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, कॉपर प्लस है, ठीक है, ई माइनस है, ई प्लस है, ई माइनस है, तो बताओ एक्स किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा, तो कॉपर क्या बनाएगा, कॉपर सल्फाइड CuS बनाएगा, तो CuS कॉपर सल्फाइड बना दिया। अब वाई के साथ जाएगा तो वाई ए के साथ जाएगा, तो वाई ए के साथ जाएगा तो क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगा। उसी तरह अगला अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड विलयन मिलाने पर पीबी यानी लेड आयोडाइड का यानी पीला अपक्षेप प्राप्त होता है। तो देखो पीबी यानी लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करवाया गया तो क्या चीज़ बनाया, तो लेड आयोडाइड बनाया, लेड आयोडाइड। अब देखो अगर इसको प्लस मानते हैं, ई माइनस है, ई प्लस है और ई माइनस है, पोटेशियम प्लस है, आयोडीन माइनस है, तो पीबी किसके साथ जाएगा, तो पी यानी एक्स किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा, तो PbI2 होगा, ठीक है। उसी तरह नाइट्रेट किसके साथ जाएगा, तो पोटेशियम नाइट्रेट, तो यहाँ क्या बना दिया, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया, ई क्या बन गया, लेड आयोडाइड बना दिया, ठीक है। तो ये प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, तो उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और ये सब प्रक्रिया किस में होती है, तो आयन में होता है, आयनन अभिक्रिया में होता है।
ठीक है। तो ये तो हो गया उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अगला अगर हम देखें तो अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो देखो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक होता है। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके अगर अभिक्रिया करता है, जो प्रतिफल बनाता है उसमें जो एक बनाता है ना, तो एक ठोस के रूप में प्राप्त होता है। एक तो विलयन होता है, दूसरा क्या? ठोस के रूप में प्राप्त होता है। तो जैसे देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करवाया तो यहाँ सिल्वर क्लोराइड का निर्माण किया जो कि ठोस के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, जबकि ये क्या? सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ, गैस हो गया। तो कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है? सोडियम क्लोराइड का विलयन यानी सोडियम क्लोराइड का ये विलयन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इसी को अगर देखो फिगर के थ्रू समझते हैं तो देखो क्या है, सोडियम क्लोराइड का विलयन यहाँ डाल रहा है। ठीक है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट है और क्या? सिल्वर क्लोराइड का अपक्षेप प्राप्त हो गया। सिल्वर क्लोराइड का क्या? अपक्षेप प्राप्त हो गया, यानी ठोस के रूप में सिल्वर क्लोराइड का अपक्षेप प्राप्त हो गया। ठीक है, ये तो हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया कोई खास नहीं है और साथ ही साथ पृथक होने वाले ठोस पदार्थ को अपक्षेप कहते हैं। जो कहने का अर्थ जो पृथक होने वाला जो ठोस पदार्थ बचता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपक्षेप कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अगले बात करते हैं तो अगला क्या है? तो अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यानी देखो इसमें सिंपल से ध्यान रखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल और भस्म के साथ अभिक्रिया कर रहा है, कोई भी अभिक्रिया है ना, कोई भी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें कोई भी अम्ल और भस्म के साथ, किसी अम्ल के साथ या भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या चीज बनाएगा? तो लवण और जल का निर्माण करेगा। तो ध्यान रखना, जब भी अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा तो क्या चीज बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, यानी हाइड्रोक्लोरिक HCl जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया किया तो NaCl बना दिया, जिसको हम लवण कहते हैं, और जल तो H2O है ही। उसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया किया तो पोटेशियम सल्फेट बनाया और H2O क्या? जल के रूप में प्राप्त हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा। वही अभिक्रिया क्या कहलाता? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता। अब देखो इन अभिक्रियाओं में अम्ल और भस्म एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देता है। यानी कहने का अर्थ अम्ल का जो गुण है और भस्म का जो गुण है, ये दोनों मिलेगा ना, अम्ल और भस्म जब भी मिलेगा तो अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है, भस्म क्या होता है? क्षारीय होता है, भस्म का स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। तो दोनों जब मिलेगा ना तो ये क्या होगा? इसका दोनों का गुण जो है क्या होता है? खत्म हो जाता है। अब बताओ नमक में कोई गुण होता है? अगर हम नमक की बात करते हैं, नमक क्या होता है? मीठा लगता है, तीता लगता है, कुछ लगता है, तीखा लगता है, कुछ लगता है, कोई स्वाद है नहीं, स्वादहीन हो जाता है। यानी कहने का अर्थ इसमें कोई जो गुण है, अगर अम्ल का गुण खट्टा है और भस्म का गुण कड़वा है, तो ये दोनों अगर मिलेगा ना तो जो अगला लवण और जल बनाएगा तो इसका कोई स्वाद नहीं होगा। ठीक है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 7। ठीक है, ये टोटल हो गया कितना? 7। तो अभी हम क्या क्या देख लिए? तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, यानी संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, ये भी देख लिए। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया देख लिए, यानी अपघटन अभिक्रिया क्या होता है देख लिए। ठीक है, अगला देख लिए विद्युत अपघटन। ठीक है, तीसरा विद्युत अपघटन देख लिए। चौथा एकल विस्थापन अभिक्रिया देख लिए। ठीक है, पांचवा उभय विस्थापन अभिक्रिया भी देख लिए। छठा अवक्षेपण अभिक्रिया भी देख लिए। सातवां उदासीनीकरण अभिक्रिया देख लिए। अब बचा है इसमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया, जो हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हम देखेंगे, यानी ये 2 है, अगले क्लास में देखेंगे। और अगला क्लास में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बाकी है ना, तो और आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी जो भी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, जय हिंद।